दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, हुआ ये कि सुबह सुबह देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक खास शब्द का प्रयोग किया, शब्द युग्म का, या यूं कह सकते हैं अगर उर्दू का सहारा लें, जुमले का इस्तेमाल किया, और वो था दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल के तर्ज पर। पहले अर्बन नक्सल भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या संघ परिवार से जुड़े शब्द हों, जनसंघ तो इसका पुराना नाम है, जो संघ परिवार के संगठन है वो अक्सर अपने विरोधियों को या अपने से असहमत लोगों को अर्बन नक्सल कह दिया करते थे। अब ये नया एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने आज गढ़ा है और वो संबोधन में अपने यूज किया है, तो जाहिर है उसकी बीजेपी के दायरे में, संघ परिवार के दायरे में जरूर चर्चा होगी और काफ़ी उसको लिया जाएगा, काफ़ी उसका प्रयोग किया जाएगा। तो वो शब्द जो यूज किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका उद्घाटन एक तरह से आज ही हो गया, दिमागी नक्सल का। तो अर्बन नक्सल अब शायद भुला दिया जाएगा, अब दिमागी नक्सल चलेगा। बहुत कम देर लगी उसका उद्घाटन होने में। उद्घाटन का मतलब मैं विद इन द कोट कह रहा हूं कि उसको बाकायदे अमली जामा पहनाया जाने लगा, उसका यूज किया जाने लगा। और सबसे पहला जो उसका यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो किसी वामपंथी के लिए नहीं, किसी मजदूर नेता के लिए नहीं, किसी किसान नेता के लिए नहीं, किसी छात्र नेता के लिए नहीं, और किसी दार्शनिक विचारक के लिए नहीं, किसी सत्ता विरोधी बुद्धिजीवी के लिए नहीं। ये यूज किया गया है देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, इलेक्टेड, भारत की जनता के एक हिस्से द्वारा जो पार्टी चुनी गई है, इलेक्ट की गई है, कांग्रेस नाम की पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसके जो सर्वोच्च नेता है पार्लियामेंट्री पार्टी में, वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं। चूंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो ये माना जाएगा, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम से माने, कि वो देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। तो उनके खिलाफ इस शब्द का प्रयोग आज हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज इनॉग्रेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, इस शब्द का विधिवत उद्घाटन कर दिया। अब ये शब्द चल पड़ा, तो मीडिया में आ गया है, टेलीविजन पर और वेबसाइटों पर, और तमाम हो सकता है कल सुबह के अखबारों में भी इस शब्द का यूज आप देखें, इसका प्रयोग आप देखें। तो आज मैं देख रहा था, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने शब्द यूज किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो देश के टेलीविजन चैनलों पर भी आते हैं। इसके पहले बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता बनने से पहले वो चुनाव सर्वेक्षण भी कराया करते थे, चुनाव की स्ट्रेटजी, चुनाव का आकलन, सर्वेक्षण, एक अपने आप को इंडिपेंडेंट एक सर्वेयर के रूप में वो पेश करते थे। बाद में पता चला कि वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। उनका नाम है प्रदीप भंडारी जी। तो प्रदीप भंडारी जी ने जो यूज किया है शब्द, वो बड़ा दिलचस्प है। मैं एकदम ध्यान से देख कर पढ़ रहा हूं ताकि आपके पास सही सही सूचना जाए। उन्होंने, उनके कहने का ये मतलब है कि ये जो सोच है जो राहुल गांधी दर्शाते हैं, वो इस बात पर कमेंट कर रहे थे कि राहुल गांधी ने लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ देश के नाम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तो राहुल गांधी वहां पर जो सामने बैठे लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग या ब्यूरोक्रेसी के लोग या रक्षा मंत्रालय के लोग, उस हुजूम में वो शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए वो नहीं गए। आमतौर पे विपक्ष के नेता से एक्सपेक्ट किया जाता है, अपेक्षा की जाती है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे होंगे तो विपक्ष के नेता भी आएंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से माना जाता है कि उनको आना चाहिए। तो प्रदीप भंडारी ने यही हवाला दिया, हालांकि ये परंपरा है, ये मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई संवैधानिक कोई नियमावली है। बहरहाल मैं नहीं जानता कि राहुल गांधी ने इस पर क्या कमेंट किया है। अभी उनका कमेंट अगर कोई आएगा या कांग्रेस पार्टी की ओर से आएगा तो मैं जरूर उसको भी देखता रहूँगा और आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी को
ये जो दिमागी नक्सल माइंडसेट है उसका व्यक्ति माना है, तो राहुल गांधी पर ही लगा दिया। ये किसी और पर लगाते तो बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने इसको चेप दिया राहुल गांधी के नाम, राहुल गांधी की शख्सियत पर कि ये दिमागी नक्सल माइंडसेट क्या है। अब देखिए, देखा जाए तो खड़गे साहब का भी नाम इसमें आना चाहिए। 84 साल या 86 साल के हैं वह भी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, और यही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह भी लाल किले की प्राचीर पर जब भाषण सुबह दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, तो वहां वो भी नहीं गए, जबकि आमतौर पे बहुत विपक्षी नेताओं को जाते हैं। और राहुल गांधी तो 2024 में गए ही थे, सभी जानते हैं। इसके पहले विपक्ष के नेता कभी वो नहीं थे, तो उस नाते नहीं गए होंगे, अदरवाइज तो जाते ही रहे। तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए वो अलग कहानी है, लेकिन इसको तुरंत बता दिया कि ये दिमागी नक्सल माइंडसेट है। खड़गे साहब का नाम नहीं लिया, शायद उसके दूसरे कारण है कि भाई इस पर काफ़ी रिएक्शन हो जाएगा, तो इसलिए राहुल गांधी को टारगेट उन्होंने किया कि ये दिमागी नक्सल तंत्र को दर्शाती है उनकी मानसिकता। श्री भंडारी ने कहा, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, जो वेबसाइटें जो हैं, और जो वेबसाइट जो एक टेलीविज़न चैनल की है, गोदी मीडिया वाला चैनल, कि श्री भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक ही नहीं है, उनकी मानसिकता दिमागी नक्सल तंत्र को दर्शाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का समारोह में शामिल न होना वंदे मातरम के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। यह भी अपनी ओर से जोड़ दिया। जबकि कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पर बाकायदे सभी जानते हैं कि हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है और 26 जनवरी, हर मौके पर वहां समारोह होता है, और राष्ट्रीय झंडा जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो फहराता है। आज भी खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने झंडा फहराया। अस्वस्थता के बावजूद सोनिया गांधी जी हमेशा मौजूद रहती हैं, राहुल गांधी भी मौजूद रहे, और सभी लोगों के सामने वंदे मातरम वहां भी गाया गया, और इसके साथ जो जनगण मन है वो तो गाया ही जाता है। इस बार बीजेपी की सरकार ने वंदे मातरम को इंट्रोड्यूस किया है नए फॉर्म में, उसका पूरा का पूरा पैरा ले लिया है, जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने जब एक राष्ट्रगीत के रूप में इंट्रोड्यूस करने की बात की थी कांग्रेस के एक सम्मेलन में, तो उस कुछ पैरों को हटा दिया गया था, जिनको माना गया था कि वो विवादास्पद रहेंगे, अच्छा नहीं रहेगा उनका शामिल किया जाना। लेकिन अभी मौजूदा सरकार ने उसको एक नियम बना दिया, एक रूल बना दिया, तो उस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में भी वो गाया गया। अब उस समय सोनिया गांधी जी को थोड़ा देखा गया कि वो कहीं कुछ बात कर रही है किसी से, हल्का सा संकेत किसी को दे रही हैं। इसको लेकर काफी बावेला मचाया गया मीडिया में अभी सुबह दोपहर में कि साहब सोनिया गांधी असहज हो गई कि वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है वगैरह वगैरह, वंदे मातरम जो नए फॉर्म में क्यों गाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सबको बड़ा बुरा लगा, और ये असहजता इसीलिए पैदा हो गई, और वो फोटो में दिखाई दे रही है, वो वीडियो में दिखाई दे रही है, इस तरह की बातें की जाने लगी। लेकिन जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो पहले से तय था कि राष्ट्रगीत है, जो वंदे मातरम में पूरा पढ़ा जाएगा, जो तय हुआ है, और वही किया जा रहा था। सोनिया गांधी ने बीच में केवल संकेत में किसी से कहा कि भाई, खड़गे साहब को इशारा करते हुए, चूंकि बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र उनकी है, कि धीरे से एक चेयर लाकर रख दो ताकि उनको परेशानी न हो, काफ़ी लंबे समय से वो खड़े हैं। तो उनके उम्र के हिसाब से, उनकी सेहत के हिसाब से ये दरख्वास्त की, लेकिन खड़गे साहब ने मना कर दिया कि नहीं, इनमें मैं सक्षम हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हल्की सी बातचीत, हल्की सी एक समय के लिए हुई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इसको पूरा कल्पना में एक काल्पनिक पूरा का पूरा वो बुन लिया गया कि नहीं, इन कारणों से। तो इसको लेकर जो विवाद एक पैदा करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, और उस शब्द को एक तरह से उसका अनावरण या उद्घाटन या उसका लोकार्पण, जो भी आप कह लीजिए, कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल आज पहली बार किया अपने भाषण में, और उसको तुरंत धड़ल्ले से प्रयोग किया जाने लगा, और यह प्रयोग पहली बार इसको आजमाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है राहुल गांधी पर, कि राहुल गांधी
चूंकि इस समय निशाने पर हैं, राहुल गांधी निशाने पर ही हैं और राहुल गांधी उस साहस के साथ खड़े होकर सत्ता का मुकाबला भी कर रहे हैं जो आमतौर पे आज वर्षों के कई बरस के बीच में पहली बार इस तरह का कोई लीडर ऑफ अपोजिशन आया है सामने जो इस तरह से विरोध का एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। तो बीजेपी ने भी तलाशा कि भाई सबसे ज़्यादा हमला किस पर करना है, तो वो राहुल गांधी को चुन लिया गया है और राहुल गांधी पर कहा गया है कि वो दिमागी नक्सल माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके दुर्गुण बताए गए हैं और उन दुर्गुणों का जो ये कहा गया है कि भाई वो वहाँ भी लाल किले का जो समारोह था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधन किया पूरे देश को, वहाँ उनका न आना। अब इसके बारे में दोस्तों आपको असलियत बता दें, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं, कि जब 2024 में मिस्टर खड़गे और मिस्टर राहुल गांधी दोनों लोग जब गए, खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे और ये राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पे जब वहां पर गए तो पीछे से दूसरी कतार में राहुल गांधी को बैठा दिया गया, जबकि बहुत जूनियर मिनिस्टर सरकार के आगे बैठे थे। अब अपोजिशन के जो लीडर होता है देश में, उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, ट्रेडिशनल एक प्रोटोकॉल की बात मैं कर रहा हूं, उसमें आमतौर पे भारत के एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त है। एक जो परंपरा है, और यह परंपरा ब्रिटिश पार्लियामेंट से शुरू होती है। वहां तो लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, तो हमारे यहां शैडो प्राइम मिनिस्टर उस तरह से नहीं कहा जाता क्योंकि शैडो कैबिनेट भी नहीं होती है, वहां तो बकायदा शैडो कैबिनेट होती है। तो भारत में भी लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की काफी मान्यता है और एक संवैधानिक ये व्यवस्था है, उसको कम से कम कैबिनेट मंत्री के दर्जा के तौर पे, उनके एक उस ओहदे के तौर पे, उस सम्मान के तौर पे आपको अरेंज करना होता है अगर कहीं बैठकी होनी है, कहीं कोई समारोह होना है। लेकिन राहुल गांधी को पहली कतार तो छोड़ दीजिए जहां कैबिनेट मंत्री बैठे थे, दूसरी कतार में भी नहीं, तीसरी कतार भी नहीं, चौथी कतार भी नहीं, पांचवी कतार में बिल्कुल आखिर में बैठाया गया कोने में, और पीछे से वो दूसरी कतार थी और आगे से पांचवी कतार थी। ये कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनका भी स्टेटमेंट इस पर आया है और सुप्रिया श्रीनेत के बयान जो है उसमें साफ साफ है कि राहुल गांधी जी बहुत ही उत्सुकता के साथ और बहुत ही एक तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया वो आश्चर्यजनक है। दूसरी कोई भी सरकार होती तो उनको अगर देखती, कोई भी वरिष्ठ मंत्री होता या प्रोटोकॉल का कोई ऑफिसर होता, देखता कि लीडर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल पीछे बैठा है तो उनको ले जाकर वो आगे बैठाते, लेकिन आगे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कोई कुर्सी रिजर्व नहीं थी और अल्टीमेटली पीछे बैठा दिया गया। उनको प्रोटोकॉल का ही कोई आदमी ले जाकर पीछे बैठाया। इसका मतलब कि पहले से फिक्स था कि उनको वहां बैठना है। और जिस पर विवाद जब चला इस विषय पर, तो विवाद के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि उस साल चूंकि ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे हमारे वो आ गए थे, उनको आमंत्रित कर दिया गया था, तो सीटें खाली नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी और खड़गे साहब को पीछे बैठना पड़ा। अब ये क्या बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आप पीछे बैठा देंगे? अरे भाई, अपने किसी जूनियर मिनिस्टर को हटा देते, आप पीछे कर देते। ओलंपिक खिलाड़ियों को अगर आगे रखना था आपको, तो आप अपने किसी जूनियर मिनिस्टर उसको पीछे कर लेते, लेकिन आप नहीं, आप तो लीडर अपोजिशन को पीछे करने पर आमादा थे। तो एक तरह से ह्यूमिलिएट करने का इरादा था, मानस था, मानसिकता थी, क्योंकि आपको तो राहुल गांधी ने बहुमत पाने नहीं दिया था उस साल बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में। सरकार किसी तरह बन गई नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के कृपा से, लेकिन बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई थी। तो वो गुस्सा था और वो गुस्सा दिखाई पड़ा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को पीछे बैठा रहे हैं।
तो राहुल गांधी ने भी जस का तस जवाब दिया, टिट फॉर टैट। उन्होंने कहा फिर आगे मैं नहीं आऊंगा, और 2025 में भी नहीं गए। ऐसा नहीं कि 2026 में केवल वो नहीं गए, वो 2025 में भी नहीं गए लाल किले के समारोह में, 2026 में भी नहीं गए, इस साल भी नहीं गए। तो अगर माने जो मौजूदा सरकार है, अगर उनको लगा थे कि 2025 में नहीं गए, 2026 में नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले से ही कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर या भारत के रक्षा मंत्री, जो आमतौर पे जो समारोह होता है लाल किले पर, उसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है, तो वो बात कर सकते थे टेलीफोन पर कि राहुल जी इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है, प्लीज आप जरूर आइए समारोह में। लेकिन ऐसा तो कोई संवाद हुआ नहीं, वरना कांग्रेस के प्रवक्ता आज बोलते मीडिया में कि पूछा गया था और एक बात आई थी और फिर इसलिए राहुल गांधी या नहीं बात हुई। तो साफ साफ मतलब है कि कोई संवाद नहीं हुआ इस मुद्दे पर। अब इसके लिए आप कह देंगे कि वो पहले अर्बन नक्सल और अब दिमागी नक्सल माइंडसेट के हैं। अर्बन नक्सल तो उनको पहले भी कहा जा चुका है, और देश के एक कैबिनेट मंत्री ने किया, वो बिहार से आते हैं, और यही नहीं, पार्लियामेंट के मेंबरान ने किया, जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए विवादास्पद हैं, तमाम इस तरह के लोगों ने किया। और अब इस समय कैबिनेट के मंत्री से लेकर के और तमाम लोग इस तरह की भाषा में बोले जा रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बोले जा रहे हैं। अभी मैं एक बड़े कैबिनेट मंत्री का बयान देख रहा था, उन्होंने एग्जैक्ट वो जुमला तो नहीं यूज किया है, लेकिन लब्बो-लुबाब वही है राहुल गांधी के बारे में, लब्बो-लुबाब वही है। वो जुमला भले इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन प्रदीप भंडारी ने, जो प्रवक्ता है पार्टी के, उन्होंने तो बकायदे आज उद्घाटन कर दिया, दिमागी नक्सल। तो ये हाल है दोस्तों। और मैं समझता हूं कि ये पक्ष और विपक्ष में, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जो तादाद में होना चाहिए, एक जो संबंध होना चाहिए, एक डायलॉग जो होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो विलुप्त होता नजर आ रहा है। और इस पार्लियामेंट के सेशन में भी देखा गया है और इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। अब इसकी वजह कौन है? क्या अपोजिशन इसके लिए जिम्मेदार है या सत्ता पक्ष जिम्मेदार है? किसको आप कहेंगे? सदन चलाने की जिम्मेदारी अगर सबसे ज्यादा किसी की है, जो अभी पार्लियामेंट के सेशन में देखा गया, वो सरकार की है। अपोजिशन की भी है, लेकिन सरकार की सबसे ज्यादा है। लेकिन सरकार ने कितना इनिशिएटिव लिया, कितना इनिशिएटिव लिया? साफ साफ दिखा कि सरकार बयान देने में इंटरेस्टेड नहीं है। बयान के लिए कोई अलग से चिट्ठी नहीं जारी करने की जरूरत है। आप अनुमति लेकर बोल सकते हैं, हाउस में बोल सकते हैं, लेकिन बयान नहीं हुआ, क्योंकि बयान नहीं देना चाहती थी सरकार। फंस जाती, उसमें परेशानी हो जाती, ऑन रिकॉर्ड चला जाता बहुत सारा मामला। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर आपस में बातचीत करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेहतर फंक्शनिंग के लिए वो जरूरी होता है। तो जब माहौल इस कदर था पार्लियामेंट सेशन के दौरान, और उसके 2 दिन बाद ही हाउस हो गया, 15 अगस्त हो गया, और 15 अगस्त का ये समारोह आया, तो उसकी अभिव्यक्ति होना तो स्वाभाविक था, और वही हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो जुमला यूज किया, जो शब्द युग में यूज किए, उसका उद्घाटन भी आज कर दिया उसकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने। तो ले देकर जो विमर्श की भाषा है, जो राजनीतिक विमर्श की भाषा, वो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको बहुत उपयोगी, बहुत सहज, स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। देखना है कैसे आगे कोर्स करेक्शन होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर टॉप लीडरशिप के स्तर पर ही नहीं होगा कोर्स करेक्शन, तो जो नीचे बैठे लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो भाषा तो वैसी ही यूज करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वैचारिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत स्तर पर राजनीति में बदलाव करना है, तो वो ऊपर से शुरू होता है, टॉप से शुरू होता है। उसका ख्याल जरूर किया जाना चाहिए। हमने देखा है कि चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का दौर हो, उस समय तो हम जर्नलिस्ट नहीं थे, लेकिन हम पढ़ते हैं, हम उस दौर के इतिहास को पढ़ते हैं।
कि जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में कैसे फेस करते थे अपोजिशन को। हालांकि उस समय अपोजिशन बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण सवाल उनके सामने आते थे और समस्याएं भी बहुत आती थीं, क्योंकि नया नया देश बना था। आज से भी ज़्यादा समस्याएं नेहरू जी के सामने थी, लेकिन किस तरह उन्होंने उसको एड्रेस किया, डायलॉग किया। वह तो अपने चीफ मिनिस्टर्स को हर पखवाड़े एक चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी क्या, पूरा एक दस्तावेज होता था। इसके बाद के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, आप पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग है उस दौर की वो भी आप देख लीजिए, बहुत सारे इश्यूज पर टकराव होता था पक्ष और विपक्ष में। लेकिन वाजपेयी एज ए प्राइम मिनिस्टर हमेशा कोशिश वो करते थे कि भाषाई जो स्तर है विमर्श का वो बरकरार रहे। कई बार गलतियां उनके सत्ता पक्ष की तरफ से भी होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, होती थी, लेकिन आज जैसी स्थिति तब नहीं थी। क्या हम अतीत से सीख सकते हैं अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो स्तर था, पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स का स्तर था? आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।